हाँ सो बेटा आर्टिकल नंबर 6 हुक्स लॉ। हमने पिछले लेक्चर्स में वीडियोस में स्ट्रेस को पढ़ा है और उसकी 3 टाइप्स पढ़ी है। उसी प्रकार से स्ट्रेन को हमने पढ़ा है और उसकी 3 टाइप्स पढ़ी है या ना? यस। तो अभी इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बताने वाला लॉ यानी हुक्स लॉ। हुक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो हुक साहब क्या बताते हैं कि भाई विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, लेकिन वो मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही उसके ऊपर लोड लगाना चाहिए। वो मटेरियल यानी जैसे कि मान लो वायर। अब मैं उदाहरण बताता हूँ आपको ये समझाने के लिए कि सर ये विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है। तो फिगर को बरोबर समझ लो। मान लो एक वायर है, एक वायर है, ये रिजिड सपोर्ट, क्या रे बाबा रे? रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट यानी जैसे कि स्लैब। अब एक वायर है, ये वायर, और इस वायर की लेंथ मान लीजिए कैपिटल एल है, और इस वायर के ऊपर हमने एक लोड लगाया। लोड यानी मास यानी ही डिफॉर्मिंग फोर्स यानी वेट। कैसे बरोबर समझ लो। एफ यानी डिफॉर्मिंग फोर्स यानी ही वेट, वेट यानी ही यम इंटू जी, यम यानी मास या लोड, और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो क्या होता है कि ये जो वायर है ये इलोंगेट होती है, उसकी लेंथ स्मॉल एल से बढ़ी। कितने से बढ़ी? स्मॉल एल से। अब समझ लो कि ये वायर की ओरिजिनल लेंथ है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। कितनी? 1 मीटर। और ये हमने यहां से लोड लगाया, मैंने मास लगाया कितना? 2 kg का। कितना रे? मास कितना लगाया? 2 kg का। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है यार, ये मान लो 1 सेंटीमीटर से बढ़ी। कितने सेंटीमीटर से बढ़ी? तो वायर की लेंथ अभी कितनी हो गई? 100 + 1 यानी 101 सेंटीमीटर। अब मान लो ये वायर की कैपेसिटी है 2 kg लोड को सहन करने की। कितनी? तो इसकी लेंथ 101 सेंटीमीटर होगी, 101 सेंटीमीटर। अगर आप ये लोड हटा लेंगे उसके ऊपर से तो वायर वापस अपने ओरिजिनल लेंथ में चली जाएगी, यानी वापस कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। कितनी? 100 सेंटीमीटर। तो इसको बोला जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट लोड लगाना। कैसा लोड लगाया फिर? विद इन इलास्टिक लिमिट। लेकिन अब मान लो कि आपने लोड लगाया, यहां मास लगाया 5 kg का या 10 kg का, तो क्या होगा? वायर की जो लेंथ है वो ज्यादा इससे बढ़ेगी। मान लो वायर की लेंथ अभी 2 सेंटीमीटर से बढ़ी। कितनी सेंटीमीटर से? 2 सेंटीमीटर से। अब अगर आपने ये लोड जो लगाया 5 या 10 किलो का, इसको हटा भी लिया तो वापस वायर अपने ओरिजिनल लेंथ में नहीं जाएगी। सर क्यों? पहले तो गई थी, अब क्यों नहीं जा रही है? तो पहले आपने लोड 2 kg का यानी विद इन इलास्टिक लिमिट लगाया। वो वायर की लोड सहन करने की क्षमता कितनी थी? 2 किलो। तो 2 किलो तक आपने पहले लगाया तो वायर वापस अपने ओरिजिनल लेंथ में गई। लेकिन अभी तो आपने लोड 5 या 10 किलो का लगाया तो आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी। इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के कारण वायर अब अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई। तो हुक साहब क्या बताते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट यानी आपको लोड कैसा लगाना है? विद इन इलास्टिक लिमिट लगाना है, तो सिर्फ तभी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी। तो चलिए आइए फिर देखो क्या है हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया।
विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट की मर्यादा के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या रहती है? स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट इज, इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर 10वीं का कंसेप्ट आपको मालूम है, क्या मालूम है 10वीं का कंसेप्ट? कि भाई y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर आप क्या लिखते हैं? y इक्वल टू kx, है ना? जहां ये k क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना? अरे तो वही स्ट्रेस वैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू ये कांस्टेंट यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये स्ट्रेन वैसे ही। यस, अब ये स्ट्रेन को मैं अगर इधर लेके आऊं तो क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। यस, और इसी कांस्टेंट को नाम दिया जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी मॉडुलस। तो ये जो कांस्टेंट आया, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी मॉडुलस। अच्छा, तो फिर ये बताओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, और कांस्टेंट का नाम क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अरे तो फिर राइट हैंड साइड इक्वल टू, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये बरोबर ध्यान दो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये कौन होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर मैंने पिछले लेक्चर्स में, वीडियोस में आपको बताया कि स्ट्रेन ये कैसे क्वांटिटी है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, मतलब इसका यूनिट नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। तो भाई कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं कि जो यूनिट फिर स्ट्रेस का रहेगा, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, और जो डायमेंशंस रहेंगे उसके स्ट्रेस के, वही किसके हो जाएंगे रे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। हाय या ना बोलो? यस। तो वही सेंटेंस अभी हम यहां मेंशन कर रहे हैं कि एज स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कि स्ट्रेन ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसलिए सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द सेम यूनिट एंड डायमेंशन, उसके यूनिट्स और डायमेंशन सेम होते हैं एज दैट ऑफ स्ट्रेस। मतलब जो यूनिट्स और डायमेंशन स्ट्रेस के हैं वही किसके हो जाते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। हाँ, दैट इज क्या होंगे रे फिर? स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो इसीलिए लिखा फिर इन एसआई सिस्टम क्या आएगा उसका यूनिट? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट है ना। स्ट्रेस यानी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही किसका हो गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। और इन सीजीएस सिस्टम क्या होगा रे? ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन की जगह डाइन सीजीएस में, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशंस क्या होते हैं मालूम है आपको? L-1, M1, T-2। कैसे तो लगे तो बता देता हूं मैं। स्ट्रेस का ये डायमेंशन है, तो यही डायमेंशन हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, है ना? कैसे तो ये साइड वर्क में बता देता हूं मैं, फिर से ध्यान दो। तो मैंने आपको बताया कि भाई स्ट्रेस यानी होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फोर्स यानी क्या होता है रे? बताओ बर। मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन ये एरिया। वैसे ही तो मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का है मीटर स्क्वायर। कुछ कैंसल होगा क्या? हाँ, 1 मीटर कैंसल, तो क्या बचा? केजी हाँ पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ का 1 मीटर,
मतलब ये kg1 m1 और इसको अप लिया तो क्या होगा kg1 ये m-1 s-2 तो डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में ये l-mt लेंथ मास टाइम लेंथ यानी मीटर -1 मास यानी kg1 टाइम यानी सेकंड -2 देखो l-1 m1t -2 ये डायमेंशन आया स्ट्रेस का तो वही डायमेंशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की आपको डेफिनेशन बतानी है तो ये डेफिनेशन आप दो रूप में बता सकते हैं क्योंकि ये रेशो है और मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई रेशो को हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये a/b क्या रे बाबू, तो ये अपॉन भी इसको फिजिक्स की भाषा में हम कैसे लिखते हैं, तो एक तो पहले रेशो के रूप में लिखते हैं जैसे ये रेशो ऑफ a to b ऐसा लिखते हैं। रेशो लिखा तो अपॉन को 2 बोलना और दूसरा है अपॉन यानी पर यूनिट होता है फिजिक्स की भाषा में, तो a पर यूनिट b अपॉन यानी पर यूनिट। तो आप ये रेशो के रूप में और ये पर यूनिट के रूप में डेफिनेशन बता सकते हैं। तो चलो बताओ बरा यहाँ से मुझे पहले रेशो के रूप में क्या आएगा बताओ, तो रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड एज इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर से बता दो, द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ लगे तो इसकी डेफिनेशन ये देखो, डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो क्या रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और दूसरी डेफिनेशन अगर बतानी में तो क्या होगी, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है कि नहीं। तो क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन यानी पर यूनिट ये स्ट्रेन इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो गया बेटा हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशंस और डेफिनेशंस।